हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग इसमें देखेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 जो संडे को हुआ, आपका 18 तारीख को हुआ है। ठीक है, उसका क्वेश्चन आज हम लोग फिजिक्स का 20 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक है, फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखेंगे। आप लोग अपना मिला लीजिए कि कितना सही और कितना गलत है 20 में से। ठीक है, पार्ट 1 है, इसका कंटिन्यू वीडियो आने वाला है, टोटल इसका फुल में कराने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि बाह्य अंतरिक्ष में आकाश अंधकार मुक्त क्यों दिखाई देता है। ठीक है, अंतरिक्ष के अगर बाहर जाए तो आपको आकाश कैसा दिखाई देगा, अंधकार मुक्त दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है ऐसा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के परिकिरण के लिए वहाँ वायुमंडल ही नहीं होता है। ठीक है, वहाँ वायुमंडल नहीं होता है जो सूर्य के प्रकाश को परिकिरण कर सकता है। ठीक है, तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको मिला लीजिएगा कितना सही कितना गलत है आप लोग का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2, खतरे के निशान के लिए लाल बत्तियों का क्यों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खतरे का जो सिग्नल होता है, जैसे अक्सर आप देखते हैं कि रेलवे में भी जब सिग्नल दिया जाता है तो कभी रेड कभी ग्रीन। ग्रीन होता है कि ट्रेन को आगे जाने दिया जाए उसमें, ठीक है, और रेड होता है कि ट्रेन को रोक दिया जाए कुछ खतरा, यानी कि खतरा का निशान जहाँ कहीं भी दिखाना आपको लाल कलर का ही सिग्नल से दिखाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है लाल काफ़ी चमकदार रंग है, ऑप्शन बी है लाल सर्वाधिक परिकिरणित रंग है, ऑप्शन सी है लाल धुंध या धुएं द्वारा सबसे कम परिकिरणित होता है, उत्पादन के लिए लाल सबसे सस्ता रंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का, सॉरी प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर सी, लाल धुंध या धुएं द्वारा सबसे कम परिकिरणित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा लाल का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है जिस कारण इसका परिकिरणित सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो आपको बता दें कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए 6.25 इंटू 10⁻18, ऑप्शन बी 6.25 इंटू 10⁻−18, ऑप्शन सी है 1.6 इंटू 10⁻19, ऑप्शन नंबर डी 1.6 इंटू 10⁻−19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, चलिए, और आपको बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सअप चैनल का भी है, दोनों उसको जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि वहां से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन और पीडीएफ सबसे पहले वहां आपको मिले डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4, एक बल्ब के तंतु द्वारा 10 मिनट हेतु 0.5 एम्पियर की विद्युत खींची जाती है, तो परिपथ से बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि विद्युत आवेश, आवेश मतलब होता है आपको चार्ज, यानी कि क्यू का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए 5 कूलम, ऑप्शन बी है 30 कूलम, ऑप्शन सी है 600 कूलम, ऑप्शन डी है 300 कूलम। देखिए हम इसका फॉर्मूला आपको बता देते हैं। तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। ठीक है, जहाँ टाइम आपको दिया हुआ कितना 10 मिनट, जब मिनट को आप सेकंड में बदलेंगे तो टाइम बराबर हो जाएगा 600 सेकंड। मिनट को जब आप बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 600 सेकंड। तो आपको क्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्यू निकालना है। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया, क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी। ठीक है, आई इंटू टी होता है क्यू बराबर, तो आई कितना है 0.5 गुना 600, 600 पॉइंट से ये कट गया तो 60 पंचे 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 कूलम। कितना हो जाएगा 300 कूलम। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5, 2 कूलम आवेश के एक आवेश को 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक के बिंदु तक चलाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ आपको डब्लू निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, 5 नंबर का, डब्लू इक्वल्स टू होता है क्या, क्यू इंटू भी। क्यू जहाँ क्या है चार्ज है और भी क्या है वोल्ट में अंतर, कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए क्यू कितना है 2 कूलम है, क्यू आपका दिया हुआ है कितना है 2 कूलम है, और वोल्ट के बीच अंतर कितना 118 और 128 के बीच अंतर कितना का अंतर है 10 का अंतर है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 दूना 20, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 20 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जूल। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6, पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाले गहरे मांसपेशियां डायाफ्राम क्या है। ठीक है, डायाफ्राम
क्या है? पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाले गहरे मांसपेशियां डायाफ्राम क्या है? तो ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है आइरिस, ऑप्शन सी है रेटिना, ऑप्शन डी है प्रकाशीय तंत्रिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आइरिस। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आइरिस। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7, आँख के लेंस की इसकी फोकस लंबाई को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन और ऑप्शन डी है दृष्टि की दृढ़ता। तो देखिए, समायोजन करने की क्षमता को समायोजन कहा जाता है। ठीक है, समायोजित करने की क्षमता को समायोजन कहा जाता है। समायोजन का दूसरा नाम क्या? अनुकूलन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8, दूरदृष्टि दोष को खाली स्थान लेंस वाले चश्मे से सही किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है समतल, ऑप्शन डी है आपका समतल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा क्या? उत्तल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आपका उत्तल हो जाएगा। देखिए इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? UDAN, उड़ान। ठीक है, याद रखने का एक तरीका, यू से हो जाएगा उत्तल दर्पण, डी से हो जाएगा दूरदृष्टि के लिए। ठीक है, उत्तल दर्पण दूरदृष्टि के लिए, ए से हो जाएगा अवतल दर्पण, एन से हो जाएगा निकट दृष्टि के लिए। ठीक, याद रखिएगा UDAN, यू से उत्तल दर्पण दूरदृष्टि के लिए, ए से अवतल दर्पण निकट दृष्टि के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9, वह नेत्र दोष क्या है जो आमतौर पर वृद्धावस्था में होता है और जिसमें लेंस धीरे धीरे धुंधला हो जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी है मोतियाबिंद। ठीक है, तो देखिए जिसमें आंख धुंधला धुंधला हो जाता है वृद्धावस्था में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोतियाबिंद। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10, प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है घटना का कोण, ऑप्शन बी है अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी है उद्भव कोण, ऑप्शन डी है विचलन कोण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी विचलन कोण, विचलन कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। एक 220 वोल्ट्स के जनित्र से एक विद्युत बल्ब जोड़ा गया है, विद्युत 0.50 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति क्या है? देखिए बल्ब की आपको शक्ति निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे पहले जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बता देते हैं। इसका फॉर्मूला निकालना, विद्युत शक्ति यानी कि पावर निकालना है, तो P इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। ठीक है, क्या होता है? V इंटू आई, जहाँ आई आपका कितना दिया है 0.50 एम्पियर और V का मान है 220 वोल्ट, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 220 गुना 0.5, पॉइंट से जीरो कट जाएगा, 22 पंचे 110, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 110 वाट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 कहता है कि एक लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण के साथ क्या होता है? ऑप्शन ए है यह बिना किसी विचलन के गुजरती है, यह बड़े कोण पर परावर्तित होती है, आप वापस में परावर्तित हो जाती है, ऑप्शन डी यह अपने घटक रंगों में टूट जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बिना किसी विचलन के गुजरती है, यानी कि यह बिना किसी मुड़े हुए, कहीं भी बिना मुड़े हुए सीधी गुजरती है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि एक विद्युत बल्ब का दरांकन 220 वोल्ट और 100 वाट है। ठीक है, जब इसे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है तो खपत की जाने की शक्ति क्या होगी? यानी कि यहाँ भी आपको क्या निकालना है? P निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस निकालना है। आपको एक फॉर्मूला बताते हैं कि P इज इक्वल्स टू होता है V² अपॉन R, तो यहाँ से सबसे पहले आप R निकालिए, R इज इक्वल्स टू हो जाएगा V² अपॉन P। देखिए V का मान आपके पास कितना सबसे पहले, तो V है 220 वोल्ट, तो 220 का आप क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए। ठीक है, 220 का स्क्वायर कीजिए और आप 100 से भाग दीजिएगा, तो इसका राइट निकलेगा आपका 484 ओम। ठीक है, याद रखिएगा R कितना निकलेगा आपका, तो R निकल के आएगा आपका 484 ओम, रेसिस्टेंस का मात्रक होता है ओम्स। अब यहाँ से आपको P निकालना है, P बराबर कितना हो जाएगा V² अपॉन R। तो अब दूसरा देखिएगा V कितना आपका 110 वोल्ट पे निकालना है, तो 110 गुना 110 बटे 484, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वाट। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 का 25 वाट। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14,
14। एक चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल लगता है खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ऑप्शन डी है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र। चारों ओर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 कहता है कि एक विद्युत वाहक परिनालिका द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र डैश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। तो ऑप्शन ए है एक सीधा विद्युत वाहक तार, एक बार चुंबक, एक हॉर्सशू चुंबक और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी एक बार चुंबक। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि एक समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार है। कैसा समतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन ए है वस्तु के आकार से बड़ा, वस्तु के आकार से छोटा, वस्तु के आकार के बराबर और वह दर्पण से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वस्तु के आकार के बराबर बनता है। समतल दर्पण पर कैसा बनता है? वस्तु के आकार के बराबर बनता है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि सौर भट्टी में बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग डैश के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो ऑप्शन ए है सूर्य के प्रकाश को विचलित करने हेतु, ऑप्शन बी है सूर्य का आभासी प्रतिबिंब देने के लिए, ऑप्शन सी है ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए, और एक बड़े क्षेत्रफल को रोशन करने के लिए सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 उत्तल दर्पण सामान्य रूप से डैश की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। किस तरह लाए जाते हैं? ऑप्शन ए है टॉर्च में परावर्तक, ऑप्शन बी है वाहनों में पिछले दर्पण के रूप में, ऑप्शन सी है सेविंग दर्पण में, और ऑप्शन डी है दूरबीन के दर्पण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाहनों में पिछले दर्पण के रूप में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 19। एक अवतल दर्पण की फोकस लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस अवतल दर्पण के समक्ष वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान के आकार वाला हो। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर आप कैसे निकालिएगा? देखिए अवतल दर्पण पर जब भी प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान कब बनता है? जब इसकी फोकस लंबाई का 2 गुना दूरी पर रखा जाए। ठीक है, तो यानी कि क्या पूछा है कि वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, यानी कि कितनी दूरी डिस्टेंस पे निकालना है, कितनी दूरी पे रखा जाना चाहिए, कितना होना चाहिए? 2 गुने फोकस लंबाई होना चाहिए। ठीक है, फोकस लंबाई का 2 गुना, फोकस लंबाई कितना है? 10, तो 2 गुने 10 कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20। प्रकाश वायु से कांच की तस्तरी में 1.5 के अपवर्तनांक के साथ प्रवेश करता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की गति 3 गुने 10 में पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो कांच में प्रकाश की गति क्या होगी? कांच में प्रकाश की गति निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको बता देते हैं। फॉर्मूला होता है V = C/N, जहाँ C क्या होता है? C दिया हुआ आपका 3 गुने 10 में पावर 8। ठीक है, 3 गुने 10 में पावर 8 बटे आपको क्या दिया है? 1.5 दिया है। ठीक है, जब यहाँ से इसको हटाइएगा तो 1 पावर 10 बढ़ेगा। ठीक है, और 3 पचे 15 और ये यहाँ से कट जाएगा 2, यानी कि बचा कितना ओवरऑल आपका? तो बचा 2 गुने 10 में पावर 8। ठीक है, ये बचा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका फॉर्मूला याद रखिए V = C/N। ठीक है, चलिए ये था टोटल 20 प्रश्न। ये पार्ट 1 है, आगे इसका और प्रश्न देखेंगे पार्ट 2 पे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।